जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों मंडे 20 जनवरी 2025। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले थंबनेल वाली जो आर्टिकल है वहाँ से शुरू करी जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यहाँ पे इस वीडियो की पूरी PDF भी एक जगह पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको PDF प्राप्त करने के लिए कहाँ पे जाना होगा, तो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी की सारी जो भी इम्पोर्टेंट PDF है वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। साथ ही साथ कुछ डिजिटल नोट्स भी होते हैं, वो भी वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखी जाएगी दो गुटों में, एक हो गई इजराइल, एक हो गई हमास के लीडर। इनमें जो है पीस डील हुई है। अब इस पीस डील को समझा जाएगा, क्या इसकी उपयोगिता है, जियो पॉलिटिक्स में कैसे ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले कर सकता है, क्या क्या आज के समय में अपनी अपनी शर्तें हैं, उन चीज़ों को अभी जो चीज़ें निकली हैं एग्रीमेंट के रूप में वो चीज़ें देखी जाएगी। तो सबसे पहले इसी एडिटोरियल से ही शुरुआत करूंगा मैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीरिक पीस, यानी जो पीस डील हुई है उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो बात करी जा रही है पैलेस्टीनियन की और इजराइल की। तो इन दोनों में जो भी यहाँ पे वार को लेकर के डील हुई है, एग्रीमेंट्स हुई हैं, वो कितना लंबा चलेगा, क्या क्या इशू है, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। सबसे पहले ये जो डील हुई है ये 3 फेजेस में डील होनी है। पहला फेज, हमास जो है रिलीज करेगा 33 हॉस्टेजेस, जो हमास और इजराइल इन दोनों के बीच की जो डीलें हुई हैं उनकी बात करी जा रही है कि जो भी आप हॉस्टेज बना के इजरायली को रखे हो आप उनको रिलीज करो और उसके बदले में 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स रिलीज होंगे, तो आप इनको रिलीज करो, ये आपको रिलीज करेंगे। इस प्रकार का अभी डील हुई है, जो कि फर्स्ट फेज की बातें बोली जा रही है। सेकेंड फेज में क्या बातें बोली जा रही हैं कि आगे और भी ज़्यादा एक्सचेंज होगा, किस चीज़ का, हॉस्टेजेस का, और जो भी कैदी होंगे दोनों साइड में, एक दूसरे के पीपल को यहाँ पे लोग कैदी बना के रखे हैं, तो वो चीज़ें आदान प्रदान होगी, एक्सचेंजेज होंगे, उस पर यहाँ पे फोकस करी जा रही है। तीसरे फेज में ये कहा जा रहा है कि डिस्कशन होगी जिन मुद्दों पे कि किस प्रकार से गाजा को जो लीडर हैं वो लीड करेंगे, इन चीज़ों पर यहाँ पे फोकस करी जा रही है। तो 3 प्रकार से डील है यहाँ पे कि गाजा पे कैसी डील हो गई है और जो लीडर हैं वहाँ पे वो कैसे लेकर के चलेंगे, वहाँ के उनके हमास वाले लीडर इसको कैसे डील करेंगे, इन मुद्दों को इजराइल कैसे अपनी रिहा करेगा जो भी हॉस्टेजेस किया है, हमास अपने हॉस्टेजेस को कैसे रिलीज करेगा, इसी पे डील हुई है। और 3 चरण में ये डील होनी है। प्रथम चरण यहाँ पे हो चुका है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं। सबसे पहले नीचे बताना जरूरी था क्योंकि वो कंसेप्ट था। 15th मंथ्स ऑफ वार यहाँ पे हो चुके हैं, 15 महीने की, लगभग धीरे धीरे कुछ समय में 2 साल भी हो जाएगा। अगर देखेंगे आप इजराइल और हमास को, तो यहाँ पे पाएंगे कि कंप्लीट जीनोसाइड चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जियो पॉलिटिक्स की सहायता लेकर के यहाँ पे जीनोसाइड चल रहा था। अगर आप इजराइल के मैप को देखेंगे, जो पहले पैलेस्तीन था, 1947 में आप आएंगे तो पूरा ग्रीन ही पैलेस्तीन लैंड था, यानी अरेबिक पीपुल यहाँ पे रहते थे। और जो ज्यूज थे व्हाइट में, तो समझ सकते हैं ये व्हाइट क्या सिचुएशन है, कहीं कहीं ये लोग रिसाइड करते थे। लेकिन आज के संदर्भ में देखेंगे, पार्टीशन प्लान आया 1947 में कि इजराइल यहाँ पे रूल करेगा, पैलेस्तीन यरूशलेम को लेकर वेस्ट बैंक इन जगहों पे रूल करेगा। लेकिन 49 से 67 आते आते 6 डेज का ब्रूटल वार चलता है। इस वार में गाजा बैंक स्ट्रिप यहाँ पे बन जाती है और पैलेस्तीन कुछ वेस्ट बैंक का यहाँ पे बन जाता है। यही चीज़ें यहाँ पे बहुत ब्रूटल तरीके से वार होता है और पूरी टेक्नोलॉजी और फोर्सेस की सहायता से और जियो पॉलिटिक्स की मदद से इस समय, इस टाइम पीरियड पे भी, 67 वाली बात कर रहा हूँ, भी वार चलती है और इनकी पॉपुलेशन पैलेस्टीनियन की घटती हुई चली जाती है। तो ये पॉपुलेशन देख लीजिए आज 1947 की और प्रेजेंट टाइम की पॉपुलेशन देखेंगे तो इसमें से 50-60,000 और घटा दीजिए, क्योंकि 46,000 प्लस ऑफिशियल लोगों की डेथ हो चुकी है इजराइल और हमास के वार में। तो ये जो है सिमट के रह रही है, यानी पूरी की पूरी स्लोली, एकदम मालूम न चले किसी को, ये स्लोली क्लींजिंग चल रही है, समझ रहे हैं, जीनोसाइड चल रही है। तो इनकी पॉपुलेशन आने वाले समय में और घटेगी। अब इस
एडिटोरियल पे हम लोग ध्यान देंगे। दोनों साइड इस पे फोकस करी गई है। सबसे पहले कि फेज 1 पे जो बातें चली जा रही हैं कि नेगोशिएशन हो ताकि जो भी पीस डील हो ये आगे बढ़े। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम दोनों के बीच में एक पीस तो हुई, भले ही वो पीस कितना लंबा चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन कम से कम कुछ बात तो हुई जो एक फ्रूटफुल बातें हो जा रही हैं कि वार थमी है। लेकिन दो ऑब्जेक्टिव इसके देखी जा रही हैं। डिस्ट्रक्शंस, इसका दो ही ऑब्जेक्टिव था सबसे पहले शुरुआत में। किसका? इजराइल का। एक डिस्ट्रक्शन करी जाए हमास के लोगों का, हमास का। दूसरा जो हॉस्टेजेस कर लिए गए हैं, जिनको कैद बना के रखे हैं ये लोग 15 महीने से, उनका यहाँ पे क्या किया जाए? रिलीज किया जाए। तो ये डिग्रेड किया है हमास की मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और कौन किया है? इजराइल। तो बम्बार्डिंग बहुत ब्रूटल तरीके से हुआ है। और टारगेट में कौन लिया गया है? तो जो टारगेट में लिया गया वहां के चिल्ड्रन प्लस वहां के वुमेन, इन दोनों लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया। इनकी मरने की संख्या पर देखेंगे तो 25,000 प्लस इन्हीं लोगों की है। और यही वो जनरेशन है जो आगे जनरेशन बढ़ाती है। तो इन्हीं को अगर टारगेट कर रहे हैं तो इनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी कैसे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रही है। सोचने योग्य बातें हैं। सबसे बड़ी बातें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर इतनी अच्छी थी, कहां पर? हम बात कर रहे हैं फलस्तीन वाला। यही फलस्तीन है। अब इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये फलस्तीन और ये फलस्तीन, ये फलस्तीन वाला इलाका है। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में सबसे ज्यादा इस जोन में टारगेट करी गई है। इसी जोन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करी है सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को। और टारगेट करके डेमोलिशन की अगर बात करी जाए, बम्बार्डिंग से, एरोप्लेन से, इन सब चीजों से बम्बार्डिंग हुई है। तो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 40% यहाँ पे चीजें इम्पैक्ट करी हैं। तो ये सब चीजें कैसे रिवाइव करेंगी, उसमें योगदान इजराइल का क्या होगा, इन सब बातों पे भी बहस छिड़ी हुई है। तो हमास रिक्रूट किया था यहाँ पे फाइटर्स लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, और इजराइल भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया उस तरीके से। तो दोनों में एक दूसरे से कम नहीं थे इन मुद्दों पे अगर देखा जाए। तो कोई भी अगर किसी एक को टारगेट कर रहा है, हमास इजराइल को और इजराइल हमास को, तो दोनों करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, तो ये तो इजराइल का इतिहास है। आपको मैं यहाँ पे इस स्लाइड में बताया कि पैलेस्टीनियन लॉस ऑफ द लैंड 1947 से लेके प्रेजेंट की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। तो इस स्थिति तक अगर जाएंगे तो आगे और भी ब्रूटल स्थिति इनकी हो सकती है। तो इन चीजों पे ही बात बोली जा रही है। लेकिन एक सबसे अच्छी पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही है कम से कम वार तो सीज फायर हुआ है, कम से कम एक चीजें हुई। तो लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, ये कमिटेड नहीं किए हैं कि हमने वार को खत्म कर दिया। अभी फेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हमास भी इस दूसरे साइड में यही डिमांड करता है कि कंप्लीट विड्रावल हो इजराइल का गाजा वाले रीजन से। तो इसी रीजन से कहता है कि आप जो है छोड़ करके जाइए, इस रीजन में आपका कोई काम नहीं है। सीधी सी बात, क्योंकि यहाँ की जो भी रूलिंग और पॉलिटिकल चीजें होती हैं वो हमास करता है। हमास, तो हमास के लीडर भी यहाँ पे बने हुए हैं, कैबिनेट बना हुआ है, और ऊपर से इजराइल के डिफेंस फोर्स जो है इस पे बम्बार्डिंग कर करके कितने लोगों की जाने गई हैं। तो यही कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन की थी। इजराइल और फलस्तीनियन की बात करें तो इंटरनेशनल मीडिएटर यहाँ पे आए और वर्क करें। इस प्रकार का जो गैप्स बन गया है पोस्ट वार सिनेरियो में, इसको भी टैकल करनी चाहिए, तभी जो उसकी पीस वाली सिचुएशंस बनी रहेगी। अन्यथा ये प्रॉब्लम निकल के आएगी और गाजा में इस प्रकार की शांति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल पैलेस्टीनियन फैक्शंस, ये जो नई लीडर बनाने की बात करी जा रही है हमास में, उन लोगों पे भी जो सहमति हुई है कि अच्छे से बना करके यहाँ पे चलेंगे हम अपनी चीजों को, तब जा करके यहाँ पे डील आगे बढ़ेगी। इसीलिए 3 फेजों में ये डील रखी गई है। इजराइल को भी एक रोल प्ले करना होगा कि यहाँ से अपने सैनिकों को विड्रॉ करना होगा गाजा स्ट्रिप से। तो ये यहाँ पे थी जो आपको एक्सप्लेन करा हूँ। ये कुछ छोटी सी एडिटोरियल थी। अब यहाँ पे हमास की बात करी जाए तो इमीडिएट कॉज ऑफ रिसेंट वार जो अभी ये चीज निकल गया, तो 7 अक्टूबर का वो दिन था जहां से एक्सकलेशन स्टार्ट हो गई। बहुत सारा अटैक किया इजराइल के ऊपर हमास वाली ग्रुप ने, जिसके कारण रिटेलिएशंस में ये लोग भी और ज्यादा अपने स्पीड अप कर लिए, बूस्ट अप कर लिए अटैक।
प्रोटेस्ट यरूशलेम और अल अक्सा मस्क्यू में बहुत ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण ब्लॉकेड ऑफ गाजा पूरा कर दिया। तो 2007 के आसपास इजिप्ट वाले रीजन, ये इजिप्ट वाला ही रीजन है, आपको दिखेगा, देखिए ये इजिप्ट कंट्री और बॉर्डर टच करती है गाजा स्ट्रिप से। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, सेटलमेंट और एक्सपेंशन की बात करी जा रही है वेस्ट बैंक की। तो ये भी कई प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हर तरीके से इलीगल और इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इजरायली सेटलमेंट कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इलीगल माने जाते हैं। इसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसी की बात कर रहा हूँ, यही वेस्ट बैंक है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वेस्ट बैंक है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यरूशलेम है, रामल्ला, ये बहुत ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे, ज्यूज के, और यहाँ पे ये फलस्तीन के, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट का जोन बना हुआ है। और भी बहुत सारे कारण हैं कि और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें नहीं है। फलस्तीनियन का यहाँ पे व्यू क्या है कि एक प्रकार से थ्रेट है ये स्टेटहुड को, क्योंकि फलस्तीन अपना अलग स्टेटहुड मांगते हैं और इजराइल कहते हैं कि हमारा ये वन स्टेट पॉलिसी है। तो टू स्टेट पॉलिसी यहाँ पे सोल्यूशन निकल के आया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो आज तक यहाँ पे सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमास और फतह दो ग्रुप हैं, हमास एक ग्रुप है, फतह एक ग्रुप है, इसको छोड़िए, यहाँ पे समझिए आप। हमास जो है गाजा में यहाँ पे रूल करने का प्रयास करता है, फतह जो है यहाँ पे रूल करने का प्रयास करता है। दोनों के दोनों पैलेस्टीनियन प्रो हैं, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में थोड़ी सी डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। फतह ग्रुप ये कहता है कि हम इजराइल से समझौता करके आगे बढ़ेंगे और हमारी जो पहचान है उसको हम पैलेस्टीन पहचान आगे लेकर के चलेंगे। हमास कहता है कि ये पूरा का पूरा मेरा लैंड है, मुझे ये चीज़ें दे दो, हमें तुमसे समझौता नहीं करना। यानी कहीं ना कहीं ये रिटेलिएशन के लिए हमेशा खड़ा रहता है। थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है, लेकिन दोनों ही पैलेस्टीनियन प्रो हैं। ये चीज़ें, ये आपसे लिबरल तरीके से बात करेगा, हो सकता है ये चीज़ें, इनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी अगर बात करें फतह ग्रुप की, तो ये इसी रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है, अटैक हुआ है इसी रीजन में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इजराइल और फलस्तीन की हम बात कर रहे हैं, तो हमास और फतह को समझना जरूरी है। इजराइल का सिक्योरिटी कंसर्न भी है कि भाई साहब अटैक हो रहा है सिटीज पे, इन सब चीज़ें हैं, रॉकेट से, तो हमें भी रिटेलिएशन करना पड़ेगा। फेलियर ऑफ पीस, कई बार ऐसा चीज़ें हुई हैं। ये इनिशिएटिव के बाद भी यहाँ पे इशू निकल के आ रहा है। क्या इशू है, ओस्लो एकॉर्ड हुआ है, कैंप डेविड समिट हुआ है, रोड मैप बनाया गया था कैसे शांति बरकरार रखी जाए, लेकिन सारी चीजें फेल हो गई, डिसएग्रीमेंट हुई। उसके बाद भी ये बॉर्डर पे रिफ्यूजी और इशू निकल के आया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो टू स्टेट सोल्यूशन एक परपेचुएट सोल्यूशन हो सकती है इस पे, तो इस पे फोकस किया जा सकता है। अब आर्टिकल इस पे और आया है, उसको भी एक ही साथ लेकर के देखा जाएगा। क्या सीज फायर जो डील हुई है ये फलस्तीन और इजराइल की एक अच्छी डील है? तो यहाँ पे इसी सब मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए क्या इतिहास है, हम हिस्ट्री को अगर खंगालेंगे तो हिस्ट्री आपको यहाँ पे मैंने बताया इस स्लाइड से, हिस्ट्री आपको समझ में आया। करंट इशू अगर देखेंगे तो ये कंकरेंट इशू है कि 7 अक्टूबर की दिन से यहाँ पे अटैकिंग दोनों कंट्री के बीच में, मैं दोनों कंट्री बोल रहा हूँ, फलस्तीन और इजराइल दोनों कंट्री के बीच में यहाँ पे इशू निकल के आई और वो आज तक चली और अभी ट्रूस मतलब पीस डील हो गई। लेकिन क्या इस प्रकार से चीजें होंगी फिर आने वाले समय में? ये तो परमानेंट नहीं है, सीधे सीधे बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसी चीजें बोली हैं। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। संडे को इस प्रकार का डील हुई और ये पहला दिन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि पीस प्रोसेस है। काफी ज्यादा लोग गली में, मोहल्ले में, गाजा में लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन डेथ, डिस्प्लेसमेंट और हंगर यहाँ पे अच्छे से बढ़ा हुआ है। तो हर रीजन में, रफा में लगभग 20,000 के आसपास डेथ, खान यूनुस में लगभग 20,000 के आसपास डेथ, गाजा में लगभग यहाँ पे 36,000 के आसपास। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है जो आप देख सकते हैं लोगों की जो यहाँ पे डेथ हुई है और इंजर्ड हुए हैं और हंगर से परेशान है। तो ये गाजा स्ट्रिप का ही मैप है। बेत हनून में 5,830, बेत लहिया में 10,820। इनकी अलग अलग चीजें हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे जबाल्या में 14,470। तो ये जबाल्या यहाँ पे है, जबाल्या का नाम याद रखिएगा, काफी हाईलाइटेड है ये। तो सिटी है ये गाजा स्ट्रिप की। फ्यूअर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पे जा पाया क्योंकि गाजा स्ट्रिप जो है, आप मैप देखिएगा तो समझ जाइएगा, यही गाजा स्ट्रिप है, इसी की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये इस साइड से ब्लॉकेज था, ये इस साइड से ब्लॉकेज तो जाए कैसे, तो ये मार्ग बचा था जिसके कारण यूएन यहाँ पे कुछ भेज पाया, कुछ नहीं। कई जगहों पे तो यूएन के ट्रक पे भी बम्बार्डिंग करी गई, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा निकल के आया। देखिए कैसे ये चीजें घट गई, अक्टूबर 7 से लेके ये चीजें घटती हुई चली गई और धीरे धीरे ये चीजें एकदम परिस्थिति यहाँ पे बिगड़ गई, यानी जो ट्रक और असिस्टेंस यहाँ पे मिलती थी वो बिल्कुल कम हो गई। ये कुछ आंकड़े हैं, किसी के कैप्टिव कितने हैं, कितने का हॉस्टेज बना दिया गया है और कितने लोगों को एक्सचेंज कर लिया गया है, कितने लोगों को बचा लिया गया है, कितने लोगों का स्टेटस ही नहीं मालूम, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु की बात करें तो 49 आ जाएंगे, अनसर्टेन यहाँ पे 35 आ जा रहे हैं। एक्सचेंज हॉस्टेज की बात करें तो 105 एक्सचेंज हो चुके हैं। इस तरीके से कैप्टिव की बात करें तो 16 लोगों को अभी भी कैप्चर किया गया है, कैप्टिव बनाया गया। तो ये कहानी चल रही है। इस प्रोसेस को आप देखेंगे तो इजराइल और पैलेस्टीन को आप पाएंगे कि इनकी जो डील है हो सकता है कि बहुत टेम्पोररी हो नहीं सकता, ये है भी, क्योंकि 3 फेज में है ये। पहले 3 फेज में कोई एक डील तो है नहीं, पहले आप इतना करोगे तो हम आगे वो सोचेंगे और बढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो डील है वो एक परमानेंट डील नहीं है, टेम्पोररी डील है। दूसरा, इनकी क्लिंजिंग भी, इनकी जीनोसाइड भी क्या हो रही है, बहुत ग्रेजुअल हो रही है, जो धीरे धीरे समझना काफी मुश्किल होता जा रहा है। ये चीजें निकल के आ रही हैं। नवंबर 2023 से दिसंबर 2023 की फूड इनसिक्योरिटी, खाने पीने के लाले भी गाजा में पड़ने शुरू हो गए। तो ये देखिए कैसे स्ट्रेस से, क्राइसिस से, इमरजेंसी और कैटास्ट्रोफिक वाली स्थिति यहाँ पे बनी है। 2024-25 वाले सेशन में आप देखेंगे जो वहां पे बिल्डिंगें थी, गाजा वाले सिटी में जो बिल्डिंगें थी, वो कितनी बिल्डिंगों की डिस्ट्रक्शंस हुई हैं। तो यहाँ पे 60,000 प्लस के आसपास डिस्ट्रक्शंस हुई हैं। मॉडरेटली डैमेज 56,000, पॉसिबली डैमेज यहाँ पे 34, सीवियरली 20,000। अब सोचिए 20,000 50 बिल्डिंग सीवियरली डैमेज है, जिसमें रह ही नहीं सकते आप, ना ही एनिमल रह सकते ना ही ह्यूमन। तो वो लोग कैसे डिस्प्लेस होंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठता? तो यहाँ पे यही हमास बोला है कि आप हमारे ऐड में मदद करिए इस चीज के लिए, ताकि हम पुनः इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर सकें। तो वही चीजें हैं, दोनों में डील चल रही है। देखते हैं कहाँ तक ये डील निकलेगी। आगे भी एडिटोरियल आएगा, उसको और अच्छे से कवर करी जाएगी। तो ये अभी तक का पूरा सिनेरियो था, जो पूरी की पूरी सिनेरियो आपको मुझे यहाँ पे बतानी थी इस आर्टिकल को लेके। तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई हैं, समझ में आती हो। अगर अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वोटर की इतनी डाइवर्सिटी है और इस चीज की वजह से यहाँ पे बीजेपी हैट्रिक लगाई है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो चीजें निकल के आ रही हैं। कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि भारत एक यूनिकली डाइवर्स कंट्री है। तो इनका क्या कहना, भारत यूनिक डाइवर्स कंट्री है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे कही जा रही है कि कहीं ना कहीं इलेक्टोरल सुप्रीमेसी और ऑटोक्रेसी की वजह से यहाँ पे इस प्रकार से चीजें आ रही हैं। कई जगहों पे बीजेपी को सीधे इन्होंने बोला है कि बीजेपी कई जगह और कांग्रेस कई जगह, दोनों जो हैं अपनी सिटीजन को या फिर इंडियन सिटीजन की जो भी डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों को उन्होंने टारगेट करके बोला है, कांग्रेस को प्लस बीजेपी को। तो यहाँ पे दोनों को सही प्रकार से कार्य करना चाहिए। नाम है इनका सरदेसाई, एक एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। तो इन लोगों ने इस प्रकार की बातें बोली हैं, तो सही बात है ये। और बीजेपी की अगर बात करें तो अपने वादों पे कई जगह पे नहीं उतरा। अयोध्या में भी हार गया और केदारनाथ में भी इनकी हार हुई है, कई जगह रिलीजियस प्लेसेस पे हार हुई। 400 सीट की बात कर रहे थे 2024 में, लेकिन कई जगहों पे इनकी हार होने की वजह से पार्टी पावर में मेजॉरिटी से नहीं आई। तो इसको क्या करना पड़ा, एनडीए की रूलिंग आई है। दूसरा छोटा सा न्यूज है, सैफ अली खान की जो अटैक हुई है यहाँ पे, तो 5 दिन के लिए कस्टडी में जिसको पकड़ा गया है उसको डाला गया। तो छोटा सा न्यूज था दोस्तों, इसको भी मैं साइड में कवर किया। दूसरी यहाँ पे पुअर डिमांड है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं Q3 में, जिसके कारण अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है,
डिमांड नहीं है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी ही ढलने पे गिरने वाली है। तो यही चीज यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करी जा रही है, 3.29 के % पे आकर के रुकी हुई है। तो ये नया इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर की गिर के यहाँ पे 1.4% गिर चुकी है, जो काफी सोचने योग्य बात है। अगर कोई डिमांड नहीं क्रिएट होगा तो सप्लाई कैसे आएगी? तो ये बनाएगा ही नहीं तो ये खरीदेगा नहीं, और ये खरीदेगा नहीं तो ये बनाएगा नहीं। समझ रहे हैं? तो पुअर डिमांड की वजह से इन्वेस्टमेंट भी इम्पैक्ट हुआ है और प्राइवेट सेक्टर तो इम्पैक्ट हुआ है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं ट्राई पे। बहुत ही प्यारा ये ट्राई का न्यूज है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री के आती है, अंडर में आती है, MIETY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। और यहाँ पे किस चीज की बातें बोली जा रही हैं? स्पैम की। कैसे हम जो स्पैम कॉल आ रहे हैं, स्पैम ऐड आ रहे हैं, चैट आ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, आपके मोबाइल पे कॉल आ रहे हैं, कमर्शियल कॉल्स आ रहे हैं, उन्हीं सब की यहाँ पे रशाकसी चल रही है इस आर्टिकल और से। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बात करी जा रही है ट्राई की, जो आपको बता ही दिया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो आपको फोन करके ये कोई भी चीज, अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहा है या फिर कुछ भी बेच रहा है, शेयर मार्केट की कॉल आ जा रही है या फिर किसी भी जॉब की कॉल आ जा रही है, ऐसे ही कॉमर्शियलाइजेशन की, ठीक है, उन चीजों को कैसे रोका जाए, यहाँ पे उसी की बात करी जा रही है। तो आपको वो सब चीज करनी है तो आपको सबसे पहले डाटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा ही तो लीक हो रही है जिसके कारण ये चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे ट्राई इन सब चीज से लड़ने के लिए क्या बनाया है? बहुत सारे रेगुलेशन भी बनाया है। तो यहाँ पे UCC, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस, ये एक ऑफिशियल नेम है जो इस सब चीजों को लेकर के यहाँ पे चल रहा है। तो मेन रोल यही है कि कैसे रेगुलेट किया जाए। UCC ऑफिशियल नेम फॉर स्पैम यहाँ पे दिया गया, और ये 2007 से ये चीजें चल रही हैं। डू नॉट डिस्टर्ब वाली चीजें भी चल रही हैं कि किस प्रकार से जो अनवांटेड कॉल्स आ रहे हैं उसको रोका जाए। SMS से भी फ्रॉड हो जा रहे हैं, साइबर क्राइम वीडियो कॉल से भी आ जा रहे हैं, लिंक से हो जा रहे हैं, उन सब की भी यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। TCCR ये 2018 में बनाया गया। तो ये क्या है? टेलीकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कैसे टेलीमार्केट को रेगुलेट किया जाएगा, कैसे डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर्ड कस्टमर को यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। तो ये सही मायने में अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट हम उन चीजों को ग्रॉस रूट लेवल पे कर रहे हैं? तो ये निकल के आ रही है काफी इंपॉर्टेंट चीज। 2022 में देखेंगे तो ये चीजें बनी थी ट्राई, और इन चीज को यहाँ पे SMS, हर प्रकार की रिपोर्टिंग फैसिलिटी, ताकि जो कस्टमर ओरिएंटेड चीजें हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें कस्टमर को। क्या रोल ब्लॉकचेन यहाँ पे प्ले करेगा? तो जो स्पैम कॉल है उसको रोकना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे कंज्यूमर इन सब चीज़ों से बच पाएगा, अन्यथा ऐसे ही ये चीज़ें चलेंगी। 2024 में जो रेगुलेशन बनाया गया यहाँ पे इम्पोर्टेंट और टाइट रेगुलेशन बनाने से नहीं होगा जब तक आप ग्रॉस रूट लेवल पे जाकर के इम्प्लीमेंट नहीं करिएगा। इन्हीं चीज़ों पे फोकस करी गई है। तो पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा दिया। कंसाइज में स्पैम को रोकना है तो हमें सबसे पहले डाटा को प्रोटेक्ट करना होगा, फिर इन चीज़ों पे रूल्स रेगुलेशन बनानी होगी। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए, कॉमर्शियल कॉल से बचने के लिए, इस स्पैम से बचने के लिए, SMS से बचने के लिए हमें जो है इन सब चीज़ों के बचने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट अभी तक कुछ करी नहीं है? तो करी है। संचार साथी बनाई है पोर्टल, जो वेबसाइट बोलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे चक्षु के नाम से भी बोल रहे हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बन जाती है। संचार साथी और चक्षु याद रखिएगा, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर कोई भी सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट कॉल आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। सरकार यहाँ पे एप्स बनाने की तैयारी में है, ताकि ये जो फ्रॉडुलेंट कॉल आ रहे हैं, कॉमर्शियल कॉल आ रहे हैं, स्पैम कॉल आ रहे हैं, उसको रोका जा सके। तो ये इस प्रकार का कृत्य करने के लिए एयरटेल इनिशिएटिव लिया है, और यहाँ पे कार्य भी हो रहा है। तो आगे और भी ज्यादा चीजें करने की जरूरत है, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ILO की रिपोर्ट निकल के आई है। उस रिपोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को देखा जाएगा।
वो इसलिए क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईएलओ को, फिर समझेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, उन चीजों को समझी जाएगी। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पहले ही आपको बताया, यूनाइटेड नेशन की एक प्रमुख एजेंसी है जो ये देखती है किस प्रकार से सोशल और आर्थिक जस्टिस सबको मिले, और ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है, इसीलिए इसका नाम आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो 1919 में आदम जमाना की ये बॉडी है, 1919 में। उस समय इसका नाम लीग ऑफ नेशन था। वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन ये मानी जाती है। इस समय 187 मेंबर हैं, 186 आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर प्लस इसमें कुक आइलैंड। अच्छा, कुक आइलैंड कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, तो इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, कई बार मैं आपको बताया भी हूँ। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा इन स्विट्जरलैंड में यहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। राइट ऑफ वर्कर और एसोसिएट यहाँ पे फ्रीली बार्गेन कलेक्टिव इसकी बात करता है। एंड ऑफ फोर्स लेबर, कोई भी मजदूरी भथवा ये सब चीजें ना हो। चाइल्ड लेबर की बात करता है, इसकी भी चीजें इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके से वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसी पे ये बातें करता है। फॉर्मेशन की बात करें तो 11 अप्रैल 1999 को पीस प्राइज इसको दिया गया था 1969 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनजीए, यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल इसकी है। तो ये थी अभी छोटी सी आईएलओ की डिटेलिंग, जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए जो रिपोर्ट निकाला है ना ये आईएलओ बॉडी, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे क्या रिपोर्ट है, सबसे पहले उस चीज को आप देखिए। तो जो रिपोर्ट निकाल के आया है वो रिपोर्ट है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर। तो ये चौथा एडिशन का रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट यही कह रहा है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेशन हो रही है, जेंडर बेस्ड माइग्रेशन हो रही है, किस किस वजह से, पर्पजफुल से माइग्रेशन हो रही है, उसी पे रिपोर्ट निकल के आया है, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर। तो ग्लोबल एस्टिमेट इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, ये अगर पूछे तो सबसे पहले आप आईएलओ दिमाग में रखिएगा, ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर है। दूसरा, यहाँ पे जो एड्रेस कर रहा है लेबर मार्केट की शॉर्टेज, लेबर मार्केट की शॉर्टेज हो गई है, कमियां हो गई हैं, उसकी एक कारण निकल के आ रही है। उसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा विश्व से, तो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। अब आईएलओ क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो 2022 है वहां पे 4.7% ऊपर यहाँ पे गया था ग्लोबल लेबर फोर्स की अगर बात करें, और दोनों यहाँ पे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड की बात करी जा रही है। शेयर ऑफ इमिग्रेशन माइग्रेंट अगर देखा जाए तो मेन टोटल एम्प्लॉयमेंट मेल ग्लोबली यहाँ पे एस्टिमेटेड थी 4.7%, जबकि वुमेन की बात करें जाए तो 4.4% थी। लेकिन 19 और 22 की अगर आंकड़ा देखेंगे तो ग्रोथ यहाँ पे इनवली गिरी थी, ये 1%। अब यहाँ पे एज और जेंडर बायस की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मेल ही निकल के आ रहे हैं, फीमेल यहाँ पे कम जा रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी यहाँ पे बात करी जा रही है प्राइम एज क्या है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, लेबर हैं, जो जॉब के लिए जा रहे हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो ये 25 से लेकर 54 साल तक की उनकी उम्र है, वही लोग जा रहे हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट मेजोरिटी ऑफ इमिग्रेशन हो रही है वर्कर और लेबर फोर्स की बात करें तो 2025 में, समझ गए। अब इकोनॉमिक सेक्टर क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जा रहा है, जो 68.4% यहाँ पे है। इमिग्रेशन की बात करें तो ये डोमिनेंट शेयर है, जैसे कि 80.7 और 60.8%, ये काउंटर पार्ट एक दूसरे के निकल के आ रहा है। एक हायर जो सर्विस सेक्टर है, और नॉन माइग्रेंट वुमेन की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ मेल दूसरी तरफ फीमेल, नॉन माइग्रेंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेन होस्ट कंट्री क्या है, तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे निकल के आ रही है आपका अरेबियन कंट्री। अरेबियन कंट्री से बहुत ज्यादा लोग वहां पे, अरेबियन कंट्री में बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा है वो आपको आंकड़ा सुनने योग्य है, ये आंकड़ा सुनिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन वर्कर की अगर बात करें तो नॉर्दर्न एंड साउदर्न वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो 2022 में 23.3% इंक्रीज किया बाय लेस देन 1%। तो यहाँ पे
3% था और लेस देन 1% यहाँ पे इंक्रीज हुआ 2013 के बाद से। कहाँ पर? यहाँ पे साउदर्न नॉर्दर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं, मात्र 1% वृद्धि के आसपास दिखाई दी। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका में दिखाया जाए यहाँ पे तो 2022 में जो 22.6% था यहाँ पे, तो 1% यहाँ भी चेंजेस हुए हैं और 1% यहाँ पे बल्कि घट गई है उसी डिकेट में। अरब स्टेट अकाउंट किया 13.3% ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर 2022 में, यहाँ भी डाउन हो गई है 3%। तो ये चीजें गिर रही हैं, इसीलिए यहाँ पे आज आपको मार्केट ओरिएंटेड चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले आपकी डिमांड गिरी है, इन्वेस्टमेंट गिरी है, प्राइवेट प्लेयर की चीजें गिरी हैं। इसकी वजह से ये भी इंटरनेशनल इश्यू निकल के आ रही है, जो इंटरनेशनल माइग्रेंट की बात कर रहे हैं। तो जो ग्रोइंग डिमांड है, केयर इकोनॉमी है, ग्रेटर इकोनॉमी है, अपॉर्चुनिटी है, हाई इनकम है कंट्री की, तो यहाँ पे ये चीजें अट्रैक्ट तो करती हैं, लेकिन जो है डेस्टिनेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन के लिए ये सोचने योग्य अब विषय बन रहा है कि वहां पर जाएं या ना जाएं। तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ कोई भी बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया हूँ यहाँ पे अच्छा से आपको समझ में आया। अगर समझ में आया दोस्तों तो यहाँ पे चैनल को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है कहाँ पे? महाकुंभ में, और 1 लोग इंजर्ड हुए। हम सभी लोग जानते हैं 4 जगहों पे कुंभ लगते हैं। अच्छा, 4 जगहों पे कुंभ कौन कौन लगते हैं, किस नदी के किनारे पर कुंभ लगी जाती है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट छोटी सी ये है यहाँ पर कि जो डिवोटी हैं उनको मजबूरी में बहुत ज्यादा दूरी तक चलना पड़ रहा है, ऐसा अखिलेश कुमार यादव बोल रहे हैं, अखिलेश सिंह यादव बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे क्या है? दूसरी बात करी जा रही है अफगानिस्तान की। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अफगानिस्तान में वहां की जो रूलिंग पार्टी थी उसको भी छोड़ करके देश भागना पड़ा और तालिबान वहां पे रन कर रहा है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में कुछ आ रहा, हालांकि तालिबान वहां नहीं है, अपोनेंट पार्टी है। तो यहाँ पे क्या है, कोई एक्सक्यूज नहीं दी जाएगी कि आप एजुकेशन को बैन कर रहे हैं। किसके लिए? वुमेन के लिए। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो ये एक प्रकार से चीजें हैं, लेकिन अलग अलग चीजें भी रिसेंटली बोली जा रही थी कि इनको शीशा मतलब अब सुनने में हंसी आएगी, मैं ऐसी बातें बोलने जा रहा हूँ। ये आपका घर है, ठीक है, घर के अंदर ये खिड़की है, विंडो से ये नहीं झांक सकती, तो ये विंडो को भी लोग चेंज करवाने लगे। तो इस प्रकार का भी चीजें हैं, इतनी रिजिडिटी आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक 50% जो पॉपुलेशन है किसी भी कंट्री की, उसके साथ बायास हो जाएगा। ठीक है, तो जेंडर बायास ये ना हो, इसी को लेकर के यहाँ पे तालिबान ऑफिशियल चीजें बोली हैं कि कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। देखते हैं क्या होगा, ये तो बोलते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोटल डेथ टोल नाइजीरिया में पेट्रोल टैंकर की ब्लास्ट हुई है, तो देख सकते हैं बहुत ब्रूटल तरीके से हुई है। 86 पीपल की यहाँ पे डेथ हुई है। अभी भी कितने लोगों की डेथ हो सकती है, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो ये प्रॉब्लम निकल के आई है। आगे अगर बढ़ाएं, एशियन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे रिट्रीट की है 19 जनवरी लुआंगी मलेशिया में ये मीटिंग हो रही है। तो एशिया की म्यांमार जुनता को ये प्रायोरिटी दिया गया है कि भैया आप सीज फायर करिए, फायर मत करिए किसी को। यहाँ पे एक्चुअली में जो जुनता गवर्नमेंट है वो रन कर रही है मिलिट्री के द्वारा, तो इसी को बोला जा रहा है कि आप टोटलिटेरियन टाइप से गवर्नमेंट ना रूल करिए, सही प्रकार से डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो करके वहां पे कोई भी चीज करिए। अब बात आती है एशियान की, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो एशियान की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ये इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। स्थापना के समय मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड फिलीपींस थे, तो अब जाकर के इसको एशियान बोला गया था उस वक्त। और कम्युनिज्म बहुत तीव्र गति से वियतनाम में बढ़ रहा था। उसके बाद 5 और कंट्री आते हैं और ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये भी ज्वाइन करते हैं। 5 कंट्री क्रिएट करती हैं यहाँ पे कॉमन डिस्प्ले ऑफ कोऑपरेशन, सबको एक मिला करके चलना है। पर्पज यहाँ पे यही था कि ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी इस 5 कंट्री की। बाद में ब्रुनेई ज्वाइन करता है एशियान को, 84 में वियतनाम ज्वाइन करता है
एशियान को 95 में, लाओस और म्यांमार एक साथ ज्वाइन करते हैं 97 में, कंबोडिया ही ऐसी है जो लास्ट में ज्वाइन करता है 99 में। तो ये चीज़ें हैं, ये 10 कंट्री आपको ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लेपेडिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। 8 अगस्त को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है एशियान डे और इसका मोटो यहाँ पे दे दिया। तो ये थी पूरी डिटेलिंग एशियान की दोस्तों जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। बहुत ही भारत के लिए प्राइड की बात है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन वुमेन यहाँ पे नेपाल को हरा के खो खो की वर्ल्ड टाइटल यहाँ पर जीती है। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, जो खो खो वर्ल्ड कप चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली में, यहाँ पे हम लोगों ने जीत लिया। अब वुमेन ही नहीं, इंडियन मेन भी यहाँ पे नेपाल को हरा, नेपाल दोनों बार यहाँ पे फाइनल पे पहुंचा है। तो यहाँ पे फाइनल में हम लोगों ने डबल चीयर मनाया। तो ये मैन को देख सकते हैं, ये वुमेन को देख सकते हैं, दोनों तरीके से हम लोगों ने खो खो में वर्ल्ड कप जीता है। रनर अप कौन? नेपाल। याद रखिएगा 54-36 इनका हुआ है, 78-40 इनका हुआ है, यानी वुमेन में और मेन में। तो ये तरीका है, ये हम लोग यहाँ पे अचीवमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक लेक है दोस्तों, इसका लेक नाम है नेविशा। लेक नेविशा कहाँ पे है? तो ये केन्या में है, इसको केनियन लेक भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों न्यूज में ये आ गई है? तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ द हाइसिंथ होगा। ये क्या होता है? ये जलकुंभी होते हैं। हाइसिंथ मतलब जमकुंभी। ये कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहे हैं लिवलीहुड ऑफ द फिशरमैन। तो वहां के जो भी लोग इस लेक पे अपनी जीविका निर्वाह कर रहे थे, आज के समय में संकट का विषय हो गया है। तो ये संकट का विषय केवल लिवलीहुड के लिए नहीं हुआ है, ये संकट का विषय इकोलॉजिकल कंसर्न के लिए हो गया, इन्वायरमेंट के लिए हो गया, वाटर रिचार्ज के लिए हो गया है। ये हम लोगों के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर इसकी हम लोग सही प्रकार से सफाई नहीं करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे समझिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोई भी अगर लेक हो, जैसे लेक नेविशा की हम बात कर रहे हैं जो केन्या का लेक है, आज के समय में यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो है जो भी यहाँ पे फिशेज वगैरह हैं, वो एक समय ऐसा आएगी कि ये प्लांट ही ऑक्सीजन अपना क्या करेंगे, उसकी जो ऑक्सीजन की संख्या होगी, ऑक्सीजन की कैपेसिटी होगी बियरिंग लेक की, वो बिल्कुल डिटेरिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण डेड जोन बन जाएगा। और डेड जोन बन जाएगा तो वहां पे फिशिंग क्या होगी, एकदम फिश की जो नंबर ऑफ द फिश होंगे वो घटने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे फिशरमैन को कुछ मिलेगा नहीं। तो अल्टीमेटली चीजें सारी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, चाहे आप फिश को ले लीजिए, चाहे आपकी लिवलीहुड को ले लीजिए। तो आपने इस चीज को ही मार के रखा है। अब ये लेक कैसे ऐसे बन जाती हैं, जो भी फार्मिंग होती है, जो भी चीजें होती हैं, गंदगी आप इसी में उड़ेलिएगा तो ये क्या होंगे, डिस्चार्ज को यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दोस्तों यही थी पूरी डिटेलिंग, आशा करते हैं आपको समझ में आया है। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।